लीजिए सुनिए आ स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये किताब प्रकाशित हुई थी 1878 में और ये सर आर्थर कॉनन डॉयल की पहली नॉवल है। पहले इसे छापने के लिए उन्हें कोई पब्लिकेशन हाउस नहीं मिल रहा था और ये नॉवल उतनी हिट नहीं हुई थी जब ये प्रकाशित हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने पॉपुलैरिटी बटोरी और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम सर आर्थर कॉनन डॉयल के दोनों पात्र इसमें शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को पहली बार साथ साथ देखते हैं कि वो साथ साथ कैसे इकट्ठा होते हैं और फिर तो उनके कारनामे हम सब आगे देखते ही चले आएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक काली अंधेरी रात से जब बहुत तेज़ पानी बरस रहा है। ब्रिक्सटन रोड पे रात में एक गार्ड गश्त लगा रहा है जब उसे थोड़ी दूर पर खाली पड़ा एक घर दिखाई देता है जिसमें से रोशनी आ रही थी। लॉरेस्टन गार्डन का वो घर उसे कुछ संदेहजनक लगता है तो वह अपने साथी को लेके उस घर के अंदर जाने लगता है। तभी उस घर के बाहर उसे एक शराबी मिलता है जो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। लेकिन ये गार्ड अपनी सबसे बड़ी भूल करता है कि उस शराबी को वह जाने देता है। उसे शक तक नहीं होता कि यह शराबी खूनी भी हो सकता है। वह अंदर जाता है तो वहाँ ज़मीन पर उसे लगभग 45 वर्ष की एक आदमी की मृत पड़ी लाश दिखती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बेकर स्ट्रीट 221 में डॉक्टर वॉटसन एक पत्र लेकर आते हैं जिसमें पिछले रात की अप्रिय वारदात के बारे में जिक्र था और शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन पहुंच जाते हैं लॉरेस्टन गार्डन। इस केस को और मज़ेदार बनाने के लिए आर्थर कॉनन डॉयल ने इसमें दो थोड़े बेवकूफ़ टाइप के डिटेक्टिव्स भी रख रखे हैं जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर केस को सॉल्व नहीं कर पाते और उन्हें शर्लक होम्स की मदद लेनी ही पड़ती है। इससे पहले कि शर्लक होम्स लॉरेस्टन गार्डन पहुंचते, इन डिटेक्टिव्स ने थोड़ी बहुत तहकीकात अपनी तरफ से कर रखी थी। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि आदमी जो मरा है इसका नाम जे डेबर है और ये ओहियो अमेरिका का रहने वाला है क्योंकि उसके जेब से उसका एक कार्ड मिला था। यह आदमी काफ़ी अमीर है। फर्श पर तो खून के धब्बे उन्हें मिले थे पर उस आदमी के शरीर पर जख्म का कोई भी निशान नहीं था। एक खाली पड़े घर में लाश कैसे आई, ये सब पता लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। शर्लक होम्स जब लॉरेस्टन गार्डन आ रहे थे तो वो पहले ही कैब यानी घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं और वो बाहरी घर का मुआयना करने लगते हैं। वो देखने लगते हैं कि जो बाहर कीचड़ है उस पे घोड़े गाड़ी के साथ साथ पैरों के भी निशान हैं। उसमें दो तरह के आदमियों के जूतों के निशान होते हैं। एक आदमी जो ज़रा लंबा चौड़ा होगा उसके जूते के निशान ज़रा बड़े बड़े और चौकोर थे और दूसरा निशान छोटे पैरों के थे। शर्लक होम्स घोड़े गाड़ी के निशान और कैब जिसे कहते हैं उसे भी पता लगाते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर शायद और कुछ नहीं आया। शर्लक लाश की जांच करते हैं तो बताते हैं कि वो खून जो ज़मीन पे गिरा है वो शायद कातिल का हो सकता है। ज़मीन पर हर तरफ मिट्टी फैली हुई थी और मृत शरीर के मुंह से बड़ी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जिससे शर्लक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ये 45 वर्ष के मिस्टर डेबर को जहर दे के मारा गया है। कमरा बहुत ही ख़राब हालत में था और ऐसे में काफ़ी समय से खाली भी पड़ा था। दीवारों पर लगे वॉलपेपर जगह जगह से निकल गए थे। तभी वहाँ काम कर रहे एक डिटेक्टिव शर्लक होम्स को दिखाते हैं कि दीवार पर खून से रैशे लिखा गया है। उस डिटेक्टिव का मानना था कि ये रैशेल नाम की किसी लड़की का नाम लिखा गया है पर नाम पूरा नहीं लिख पाया गया है। तब शर्लक बताते हैं कि रैशे जर्मन भाषा में लिखा एक शब्द है, इसका मतलब होता है बदला। कुछ समय पहले उन्होंने ऐसे ही एक कत्ल के बारे में सुना था जिस पर रैशे लिखा गया था। वो कत्ल अमेरिका में एक आदमी का हुआ था और उसे मारने के पीछे एक जर्मन गुप्त सोसाइटी का हाथ था। लेकिन शर्लक का कहना था कि इस कत्ल में जर्मन गुप्त सोसाइटी का हाथ नहीं हो सकता क्योंकि यह शब्द रैशे जो लिखा गया है ये मूलतः किसी जर्मन ने नहीं लिखा क्योंकि उनकी लिखावट बिल्कुल अलग तरह की होती है। उनका मानना था कि इसके पीछे कोई ज़्यादा गहरा राज होगा कि किसने मिस्टर डेबर का खून किया है।
जब पुलिस मिस्टर डेबर की लाश को ले जा रही थी, तब अचानक एक चमकती हुई अंगूठी गिरती है। शायद वह सादा सा एक छल्ला था जो किसी दुल्हन की अंगूठी का हो सकता है। शर्लॉक वह अंगूठी रख लेते हैं। वे वॉटसन से कहते हैं कि वे इस अंगूठी के बारे में विज्ञापन देंगे। खूनी अवश्य ही वह अंगूठी लेने आएगा। उसके लिए अंगूठी ज़रूर बहुत ज़्यादा कीमती होगी। विज्ञापन छपता है और उसे लेने के लिए एक आदमी भी आता है, लेकिन वो कोई आदमी नहीं, एक बूढ़ी औरत थी। वह बूढ़ी औरत उस अंगूठी की पहचान बताती है और उसे ले जाती है। शर्लॉक उसका पीछा करते हैं। जिस घोड़े गाड़ी में वह बैठती है, शर्लॉक उसी के पीछे छिप जाते हैं। पर जब वह गाड़ी रुकती है तो उसमें से औरत उतरती ही नहीं। शर्लॉक समझ जाते हैं कि उनका पाला किसी बहुत शातिर कातिल से पड़ा है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। अखबार में धीरे धीरे यह केस सुर्खियां बटोरने लगता है कि इस हत्या के पीछे जरूर राजनीतिक कारण है और किसी जर्मन गुप्त सोसाइटी का हाथ है। डिटेक्टिव्स जो इस केस पे काम कर रहे थे, उसे दो लोगों पे शक होता है। एक तो मिस्टर डेबर का सेक्रेटरी मिस्टर स्ट्रेंजरसन, और दूसरा एक लड़की का भाई जहां मिस्टर डेबर रहा करते थे। वो बताता है कि जिस घर में किराए पर मिस्टर डेबर रहा करते थे, उस घर की लड़की से मिस्टर डेबर शायद प्रेम करते थे या उससे शादी करना चाहते थे। हालांकि वो लड़की उनसे उम्र में बहुत छोटी थी। उसके भाई को ये बात पसंद नहीं थी और इसी बात को लेकर उसकी मिस्टर डेबर से लड़ाई हो गई थी और उस भाई ने मिस्टर डेबर को मारने की धमकी भी दी थी। शर्लॉक उस लड़की की मां से मिलने जाते हैं। वह उन्हें बताती हैं कि उनका बेटा पूर्णतः निर्दोष है। उसने सिर्फ डेबर को धमकाने के लिए मारने की धमकी तो दी थी, पर मारा नहीं। वह जानती थी कि डेबर की आदतें बहुत खराब थी और उसकी नज़र उनकी बेटी पर थी। अब बात आती है मिस्टर स्ट्रेंजरसन की, जो कि मिस्टर डेबर के सेक्रेटरी थे। लेकिन उनके ऊपर का सारा शक तब जाता रहता है जब उनकी भी हत्या हो जाती है। एक रोज़ वो भी अपने कमरे में मृत पड़े मिलते हैं और जहाँ स्ट्रेंजरसन मारा गया था, वहाँ दीवार पर लिखा था रैशे। इससे यह साबित होता है कि दोनों हत्याएं एक ही आदमी ने की थी। यह वही शराबी था जो उस रात ब्रिक्सटन रोड पर उस गार्ड ने देखा था। मरे हुए स्ट्रेंजरसन की जेब से एक तार मिलता है जिस पे लिखा था JH यूरोप में है। तभी शर्लॉक होम्स चिल्लाते हैं कि उन्हें हत्यारा मिल गया है और सब आश्चर्यचकित रूप से उन्हें देखने लगते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें खिड़की पर एक छोटी सी दवाई की डिब्बिया भी मिली है जिसमें 2 गोलियां थीं। होम्स वो गोलियां घर ले आते हैं और वॉटसन से कहते हैं कि गली से वो एक कुत्ता उठा लाए। वो कुत्ता बहुत बीमार था, लगभग मरने ही वाला था। वो एक गोली पानी में घोलकर उस कुत्ते को पिला देते हैं और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखने लगते हैं, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं होता। फिर शर्लॉक दूसरी गोली लेते हैं, उसे 20 से आधी करते हैं और कुत्ते को पानी में घोल कर देते हैं। उसे पीते ही लगभग 5 मिनट के अंदर वह कुत्ता तड़प तड़प कर मर जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कमरे के अंदर बैठे शर्लॉक होम्स, वॉटसन और वो दोनों डिटेक्टिव्स चौंक जाते हैं कि इस समय यहाँ कौन आया था। वहाँ पर सड़क पर रहने वाला एक बच्चा आता है। दरअसल शर्लॉक होम्स इन बच्चों से भी छोटी मोटी जासूसी करवा लेते थे। वह बच्चा आके बताता है कि घोड़ा गाड़ी यानी कैब नीचे आ चुकी है। शर्लॉक होम्स अपना एक बक्सा पैक कर रहे थे। वो उस लड़के से कहते हैं कि मेरा बक्सा बहुत भारी है, क्या तुम कैब ड्राइवर से कहोगे कि वह बक्सा उठवाने में मेरी मदद कर दे। जैसे ही कैब ड्राइवर बक्सा उठवाने के लिए ऊपर आता है, शर्लॉक उसके हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं और वह भागने की कोशिश करने लगता है, पर ये चारों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। तब शर्लॉक एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वह बताते हैं कि यही खूनी है। खूनी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह बताना शुरू करता है कि आखिर उसने मिस्टर डेबर और उनके सेक्रेटरी मिस्टर स्ट्रेंजरसन का खून क्यों किया था। इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी थी। बात कई वर्ष पूर्व की थी, जब एक व्यक्ति जिसका नाम फेरियार था, वो अपनी एक छोटी सी बेटी को लिए रेगिस्तान में भटक रहा था। इन दोनों ने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। यह लड़की दरअसल अनाथ थी और जब फेरियार ने उसे भूख प्यास से तड़पते हुए देखा तो उसे बचाने के लिए उसे अपने साथ रख लिया। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सा काफिला आता है जिन्हें मॉर्मॉन्स कहा जाता था।
ये मॉर्मॉन जाति वाले फेरियार से कहते हैं कि अगर वो उनकी जाति के सारे आदेश का पालन करेगा, जैसा प्रभु बताते हैं वैसा काम करेगा, तो वो उनके साथ मॉर्मॉन लोग के साथ रह सकता है। फेरियार बच्ची के साथ मॉर्मॉन कबीले के साथ चले जाते हैं और वहीं पहाड़ के तलहटी में एक सुंदर से गांव का निर्माण कर रहने लगते हैं। फेरियार बहुत ही मेहनती था, इसीलिए कम समय में ही वह वहाँ के जाने माने रईसों में शामिल हो जाता है। अब धीरे धीरे उसकी बेटी लूसी भी बड़ी होने लगती है और वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। फेरियार लूसी का विवाह शहर के किसी ईसाई धर्म वाले लड़के से करना चाहता था, क्योंकि उसे मॉर्मॉन धर्म पसंद नहीं था। तब उनकी मुलाकात होती है पास के शहर से आए नवयुवक जेफरसन होप से, यानी कि JH से। लेकिन जेफरसन तब यह नहीं जानता था कि आगे चलकर वह दो दो खून कर बैठेगा। जेफरसन लूसी से प्रेम कर बैठता है और फेरियार भी उसे पसंद करता था, पर मॉर्मॉन गांव के लोग के मुखिया को यह बात पसंद नहीं थी। उनकी नज़र तो फेरियार की संपत्ति पे थी। वे चाहते थे किसी भी तरह लूसी का विवाह गांव के किसी युवक से हो जाए, जिससे उसकी सारी संपत्ति उन्हें मिल जाए, ना कि किसी दूसरे धर्म के लड़के को। इस बात को लेके फेरियार को धमकी मिलने लगती है कि वह लूसी का विवाह जेफरसन होप से ना कराए। फेरियार भी चाहता था कि जेफरसन और लूसी का विवाह तुरंत हो जाए, परंतु जेफरसन को अपना कुछ ज़रूरी काम पूरा करने के लिए और धन इकट्ठा करने के लिए 2 महीनों के लिए शहर जाना पड़ता है। इधर मॉर्मॉन शहर के दिग्गज मुखिया फेरियार को धमकी पर धमकी दिए जा रहे थे और लूसी का विवाह वहीं के एक धनाढ्य व्यक्ति के पुत्र से करवाना चाहते थे। वहाँ के मुखिया बहुत ताकतवर थे और यदि कोई उनकी बात ना माने तो रातों रात वह आदमी गायब हो जाता था। वे पाताल लोक से भी अपने दुश्मन को ढूंढ निकालते थे। फिर एक दिन मिस्टर डेबर का बेटा स्ट्रेंजरसन के साथ वहाँ आता है। ड्रेबर के बेटे की पहले ही कई शादियाँ हो चुकी थीं। अब वह लूसी से भी विवाह करना चाहता था, सिर्फ फेरियार की संपत्ति के लिए। किसी तरह इन धमकियों और दुश्मन के सख्त पहरे के बीच फेरियार अपनी बेटी के साथ 2 महीने गुजारता है। फिर एक रात जेफरसन चुपचाप आकर इन्हें अपने साथ भगा के ले जाता है। जेफरसन, लूसी और फेरियार फरार तो हो जाते हैं, पर मॉर्मॉन शहर के मुखिया मिस्टर डेबर के सौदे उसके पीछे लगे रहते हैं। ये तीनों सर्द पहाड़ियों में कई दिन तक गुजारते हैं और फिर एक दिन जब जेफरसन जंगल में शिकार खेलने गया था और फेरियार और उसकी बेटी अकेले थे, तब डेबर के आदमी स्ट्रेंजरसन के संग वहाँ आते हैं और फेरियार को मार के वहीं दफन कर देते हैं और लूसी को अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही वो इन तीनों के घोड़े भी अपने साथ ले जाते हैं। जेफरसन जब लौटता है तब वह यह सब देख के बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन वह इनसे बदला लेने की ठान लेता है। वह मीलों पैदल चलकर गांव जब पहुंचता है तब उसे मालूम पड़ता है कि लूसी का तो विवाह ड्राइवर के बेटे से हो गया था और लूसी शादी के बाद इतनी दुखी रहने लगी थी कि बस शादी के 1 महीने के बाद ही वह मर जाती है। जेफरसन अपनी लूसी से आखिरी विदा लेने के लिए वहाँ जाता है जहाँ उसका मृत शरीर रखा गया था और बिजली की तरह उसके मृत शरीर से उसकी शादी की वह अंगूठी निकाल लाता है। वह कहता है कि यह अंगूठी उसकी मौत का कारण है और वह अंगूठी पहने हुए वह कभी भी दफन नहीं होगी। यह वही अंगूठी थी जो शर्लक होम्स को लाश के पास से मिली थी। तब से जेफरसन ड्रेबर और स्ट्रेंजरसन से बदला लेना चाहता था। जब वह गांव में था तब भी मौका पाकर उसने ड्रेबर और स्ट्रेंजरसन पर हमला किया था, पर वह बच निकले थे। उसके बाद ये दोनों छिपते छिपाते इधर से उधर घूमते रहते थे जिससे वो जेफरसन के हाथ ना लग जाए, लेकिन जेफरसन भी हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गया था। सालों की मेहनत के बाद जब उसे मालूम पड़ता है कि ये दोनों दरिंदे कहाँ छिपे बैठे हैं, तब वह उनकी मौत लेने के लिए उनके पीछे हो लेता है। एक रात ड्राइवर जब बहुत शराब पीकर नशे की हालत में धुत एक घोड़ा गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा था, तब वह उसी घोड़े गाड़ी को रोकता है जिसे जेफरसन चला रहा था। जेफरसन देखते ही ड्राइवर को पहचान जाता है और वो उसे एक खाली पड़े घर में ले जाता है और उसके सामने जहरीली गोली खाने का प्रस्ताव रखता है, जिसमें से एक गोली जहरीली थी परंतु दूसरी नहीं। ये एक बहुत बड़ा दांव था। एक गोली तो जेफरसन खाएगा और दूसरी गोली
मिस्टर डेबर खाएंगे। जेफरसन और मिस्टर डेबर साथ साथ गोलियां खाते हैं, लेकिन किस्मत ने वही किया जो उसे करना था। ड्रेबर की गोली जहरीली निकलती है और वह कुछ ही पल वहाँ तड़प कर मर जाता है। उसे तो अपने कर्मों की सज़ा मिल जाती है, पर जब स्ट्रेंजरसन को वह मारने जाता तो स्ट्रेंजरसन वह गोली खाने से इनकार कर देता है, इसलिए जेफरसन उसे चाकू से मार देता है। इस तरह उसका प्रतिशोध पूरा हो जाता है और लूसी और फेरियार की आत्मा को शांति मिलती है। शर्लक होम्स ने जेफरसन होप का पता ऐसे लगाया था कि उसने यह पता किया कि क्या ड्रेबर ने कभी किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। तब उसे मालूम पड़ता है कि कुछ समय पूर्व जेफरसन होप नाम के एक आदमी के खिलाफ मिस्टर डेबर ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसे जेफरसन होप से मौत का खतरा है। तब शर्लक होम को यकीन हो गया था कि घोड़ा गाड़ी का चालक ही खूनी था और उसका नाम जेफरसन होप था। उस रात वह बच्चों से कहता है कि जेफरसन होप नाम की घोड़ा गाड़ी को वह बुला के उसके घर पर ले आए, और जासूसी बच्चे उसका इस चीज़ में मदद करते हैं और जेफरसन होप वहाँ आके शर्लक होम्स के चंगुल में फंस जाता है। यह केस तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन इतने वर्षों तक तनाव में रहने के कारण और सही खान पान न होने के कारण जेफरसन होप की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वह अपना बयान तो पुलिस को दर्ज करा देता है, लेकिन खुद मर जाता है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अ स्टडी इन स्कारलेट, जो खून से रंगी एक बदले की कहानी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम गरिमा.सुनो कहानी पर। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।